नमस्कार दोस्तों, हाजिर हूँ एक नए टॉपिक के साथ। आज हम समझेंगे सांप्रदायिकता जो कम्युनलिज्म है उसको क्या कौन सी विचारधारा होती है जिससे एक धर्म के व्यक्ति दूसरे धर्म के व्यक्तियों के विरुद्ध हो जाते हैं, जिसका परिणाम हमें हिंसा दंगे के रूप में देखने को मिलता है। इसके साथ यह भी समझाएंगे कि कैसे आप एक सांप्रदायिक व्यक्ति को उसके कैरेक्टर से पहचान सकते हैं। दोस्तों, बहुत ही मेहनत से आपके लिए मैं विभिन्न न्यूज़पेपर्स, टेक्स्ट बुक आदि से कंटेंट निकालकर टॉपिक तैयार करके आपके समक्ष वीडियो प्रेजेंट करता हूं। अगर आपको मेरा काम पसंद आए तो आपसे बस इतना निवेदन है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, इससे मुझे काफ़ी मोटिवेशन मिलेगा और ऐसे ही टॉपिक्स आपके लिए मैं लाता रहूँगा। दोस्तों, आगे आपको बताएंगे कि सांप्रदायिकता कैसे उत्पन्न होती है एक चार्ट के द्वारा। उससे पहले जो सांप्रदायिकता है उसका अर्थ और सांप्रदायिक व्यक्ति को आप कैसे पहचान सकते हैं, साथ ही सांप्रदायिक जो दंगे हैं उनकी विशेषता क्या होती है और इसके पीछे क्या कारण है कि ये उत्पन्न होता है, ये डिफाइन करना ज़रूरी हो जाता है। तो सबसे पहले आइए समझते हैं कि सांप्रदायिकता का अर्थ क्या है। तो सांप्रदायिकता एक ऐसी विचारधारा है जो बताती है कि समाज धार्मिक संप्रदायों में डिवाइड है, जैसे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई। इसमें वैचारिक विभेद है, बल्कि आपसी विरोध भी प्रायः होता है विभिन्न मुद्दों को लेकर। यह विरोध एक धर्म के व्यक्तियों के द्वारा दूसरे धर्म के व्यक्तियों के विरुद्ध दर्शाया जाता है। दोस्तों, ये जानते हैं कि सांप्रदायिक व्यक्ति को आप कैसे पहचान सकते हैं। तो जो व्यक्ति धर्म के सहारे पॉलिटिक्स करता है तथा ऐसे नेता जो हिंदुत्व खतरे में है, इस्लाम खतरे में है, सिख धर्म खतरे में है आदि का नारा देते हैं, तो ऐसे नेता सांप्रदायिक नेता कहलाते हैं। और वो व्यक्ति जो धर्म के सहारे पॉलिटिक्स करता है, ऐसे व्यक्ति सांप्रदायिक व्यक्ति कहलाते हैं। सांप्रदायिक दंगों की विशेषता क्या होती है? तो इसमें एक समुदाय के विरुद्ध जो दूसरा समुदाय है उसके व्यक्ति सक्रिय हो जाते हैं, एक्टिव हो जाते हैं। इसमें जो सहभाग लेने वाले व्यक्ति हैं वो प्रशिक्षित नहीं होते हैं, उनको किसी प्रकार का प्रशिक्षण नहीं दिया जाता है। इसमें जो हिंसा को रोकने या नियंत्रित करने वाला कोई नेता भी नहीं होता है या उनका कोई लीडर भी नहीं होता है। हिंसा होने के बाद जो एक समुदाय है वो दूसरे समुदाय को अधिक शत्रुता और संदेह की दृष्टि से देखने लगता है। इसके पीछे कारण क्या होते हैं? तो जो सांप्रदायिक हिंसा है उसके पीछे कारण सांप्रदायिक हिंसा के सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक और मनोवैज्ञानिक आदि कारण होते हैं। साथ ही एक मदन आयोग गठित हुआ था, उसने तो यहाँ तक स्पष्ट कहा था कि अधिकांश दंगे चुनावों से ठीक पहले होते हैं, जिसका उद्देश्य राजनीतिक या पॉलिटिकल स्तर पर लाभ प्राप्ति होता है। दोस्तों, आइए अब इस चार्ट के द्वारा समझते हैं कि समाज में जो सांप्रदायिकता है उसकी उत्पत्ति कैसे होती है। तो सांप्रदायिक जो व्यवस्था है उसके प्रमुख 3 महत्वपूर्ण घटक होते हैं, जैसा कि आपको चार्ट में दिख रहा होगा। एक है सामाजिक व्यवस्था, दूसरा है व्यक्तिगत व्यवस्था और तीसरा है उप सांस्कृतिक व्यवस्था। जो सामाजिक व्यवस्था होती है वो बहुसंख्यकों व अल्पसंख्यकों से निर्मित होती है, जैसा कि आपको चार्ट में दिख रहा होगा। यहाँ पर अल्पसंख्यक कौन होते हैं उनको भी जानना जरूरी है। तो अल्पसंख्यक वे हैं जो बहुसंख्यक समूह के अधीन होते हैं, सांस्कृतिक या भौतिक विशेषताओं के आधार पर बहुसंख्यकों से वो भिन्न होते हैं, डिफरेंट होते हैं। अतः वे बहुसंख्यकों से हीन महसूस किया करते हैं या हीन होते हैं और सामाजिक जीवन में भागीदारी से भी वंचित होते हैं। तो भारत में मुसलमान, सिख, ईसाई, पारसी आदि धार्मिक अल्पसंख्यक के अंतर्गत आते हैं। तो सामाजिक व्यवस्था में बहुसंख्यक व अल्पसंख्यक दोनों में सहअस्तित्व होता है, जिससे सौहार्द बना रहता है। बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक दोनों में उचित सामंजस्य से व्यक्तिगत जो व्यवस्था है वो सुचारू रूप से चलती है। अतः प्रत्येक व्यक्ति अपने कार्य से प्रतिबद्धता रखते हुए सामंजस्यता को स्थापित करता है। इससे जो पूरी समाज में व्यवस्था होती है उसमें जुड़ाव की भावना रहती है। इस कंडीशन में सांस्कृतिक व्यवस्था का जो सामाजिक मूल्य होता है वो पूरी व्यवस्था को नियंत्रित करता है, जैसा कि आपको चार्ट में दिख रहा होगा। यहाँ तक तो सब सही रहता है और समाज एक सही ढंग से कार्य करता है। जैसे ही विभिन्न कारणों से जो अल्पसंख्यक होते हैं उनको ये महसूस करा दिया जाता है अधीनता, हीनता या भिन्नता या वंचितता, इसका जब वो शिकार हो जाते हैं, वो कारण कोई भी हो सकते हैं, जैसे कि सांप्रदायिक नेता, आर्थिक, धार्मिक, कुछ भी इसके पीछे कारण हो सकते हैं। तो उनमें क्या होता है, तनाव एवं कुंठा उत्पन्न हो जाती है, जिससे क्या होती है, व्यक्तिगत जो व्यवस्था है वो डिसबैलेंस हो जाती है और अब जो जुड़ाव और प्रतिबद्धता है उसकी जगह अलगाव और अप्रतिबद्धता उत्पन्न हो जाती है, जिससे अनियंत्रणकारी कंडीशंस उत्पन्न हो जाती हैं। उधर जो सामाजिक मूल्य है जो व्यवस्था को नियंत्रण कर रहा था वो भी अपना अब नियंत्रण खो देता है। इसका परिणाम क्या होता है, दंगा, हिंसा और सांप्रदायिक तनाव के रूप में हमारे सामने आता है। सोचने की बात
यह भी है कि जो अल्पसंख्यक हैं वो तो बहुसंख्यकों के बीच स्वयं को असुरक्षित महसूस ही किया करते हैं, लेकिन जो उधर बहुसंख्यक हैं उनको भी पहचान संकट का खतरा दिखा दिया जाता है। जैसे कि उन्हें बता दिया जाता है आज तुम्हारी संख्या इतनी है, कल को इतनी हो जाएगी, अतः तुम अभी से अगर जागरूक नहीं हुए तो आगे तुम भी अल्पसंख्यक की कैटेगरी में आ जाओगे, जो कि अभी बहुसंख्यक की कैटेगरी में हो। और तब क्या होता है, जो बहुसंख्यक होते हैं वो भी स्वयं को भविष्य में पहचान संकट से बचाने के लिए शक्ति प्रदर्शन करने के लिए तत्पर हो जाते हैं। उनमें भी कुंठा तनाव उत्पन्न हो जाता है, जिसका परिणाम भी वही दंगा हिंसा के रूप में हमारे सामने आता है। तो इस प्रकार सांप्रदायिकता की उत्पत्ति होती है। आपने इस चार्ट के द्वारा समझा। दोस्तों, आई होप आपको ये टॉपिक पसंद आया होगा। अगर इस टॉपिक से रिलेटेड कोई क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए, मैं आपको रिप्लाई ज़रूर दूंगा। चैनल को ऐसे ही प्यार देते रहिए और मैं ऐसे ही आपके लिए वैल्यूएबल कंटेंट लाता रहूँगा। और इससे पहले जो हमारे 2 टॉपिक आए थे, एक था सेकुलरिज्म और दूसरा टॉपिक जो था कि भारतीय मुसलमान कौन हैं, आप उसे भी देख सकते हैं। लिंक आई बटन में आपको मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।